डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ प्रॉब्लम आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स। ये जो प्रॉब्लम है नीट में भी पूछा गया और जेईई मेंस में भी पूछा गया, ठीक है। सो दिस वाज प्रॉब्लम आस्क्ड इन बोथ नीट एंड जेईई मेंस। सो लेट मी डिस्कस अबाउट दिस प्रॉब्लम हियर। सो यहां पर क्या है, देयर आर टू प्लेन मिरर्स having certain angle, two plane mirrors having certain angle theta here, and one light ray enters like this in such a way that it is parallel to the mirror which is below. ये जो एंटर होगा इसको पैरेलल होगा जब पहली मर्तबा रिफ्लेक्ट होगा और दूसरी मर्तबा रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रहा है। when it is ejecting out it is going to be parallel to the next mirror, this mirror. so आते वक्त इसको पैरेलल है और जाते वक्त इसको पैरेलल है। then what is an angle theta here? That is the question before you. तो कैसा करेंगे आप लोग? You all know one thing, when these two are parallel, this angle and this angle will be same. ये दोनों parallel है तो ये दोनों corresponding angles हुए, और this angle and this angle is going to be same. These two are called as glancing angles. Incident ray, reflected ray. Incident ray, reflected ray. Angle of incidence, angle of reflection. This is glancing incidence and glancing reflection. Angle of glancings both are same now. Similarly, these both are same. So now, after reflection, you can just see here, while entering this two are parallel. These two are parallel, okay? So as these two are parallel, if this is theta, this is also going to be theta. As these two are parallel, these two are corresponding angles. ये दोनों corresponding angles है, और ये क्या है? If this is theta, this is going to be theta. These two are called as glancing angles. They are the same now. Incident ray, reflected ray. Incident ray, reflected ray. Glancing angles will be same. Okay, so all the three angles are going to be same now. When all the three angles are going to be same, this is called as ASP, angle sum property. The sum of the three angles will be equal to 180. Then theta is going to be 60 degrees. So your answer is ready now, just 60 degrees. That's it. दोस्तों, मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट को सबसे आसान तरीके में समझाना यही कमाल की चीज है। अब यहाँ पर दो रॉड्स है L1 एंड L2, और दोनों रॉड्स का सेंटर ऑफ मास मालूम करना है। पहले वाला रॉड जो है ना ऑरिजिन के पास है, तो इसका सेंटर ऑफ मास 0,0, और जो दूसरा वाला रॉड है उसका सेंटर ऑफ मास इधर है। तो कितना है वहां पर? ये जो है ना L1/2 है और ये L2/2 है। तो यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस क्या है? L1 + L2/2, और वाई एक्सिस के ऊपर ये 0 है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास दोनों रॉड्स का मालूम करने का सबसे जनरल फॉर्मूला क्या है? ये वाला फॉर्मूला, m1x1 m2x2 by m1 + m2। हम जानते हैं कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इनटू डेंसिटी। इसका मतलब मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ले सकते हैं। तो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1x1, ठीक है। तो x1 क्या है? 0 है, तो 0 ये पार्ट उड़ जाएगा। अभी बचा क्या? m2 का मतलब L2, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है ना, तो m2 के प्लेस में डायरेक्टली हम ले सकते हैं L2। और क्या है? x2 के प्लेस में क्या है? ये वाला, दैट मींस L1 + L2 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय m1 + m2, मतलब L1 + L2, बिकॉज मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यू कैन राइट L1 + L2, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा? व्हाट्स गोइंग टू हैपन नाउ? इसमें से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर वाला न्यूमरेटर और ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? इसका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है? इट इज जस्ट L2/2। ये वाला 2 है और ये वाला L2 है, दैट्स इट, ओके। तो यही इसका सोल्यूशन। इसका मतलब जब कभी भी इसका सेंटर ऑफ मास पूछे तो हमें कुछ भी करना नहीं है, शॉर्टकट क्या है मालूम? लेंथ ऑफ L2 का आधा सोल्यूशन है इसका। L2 मालूम हो गया तो उसका आधा ही सोल्यूशन है, समझे? दैट्स इट। सारे बच्चों, ये जेईई मेंस 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें से कौन से डायोड्स फॉरवर्ड बायस में है उसको चुनना है, बस इतना आसान क्वेश्चन। तो जब भी जो है इनपुट हाई है और आउटपुट लो है तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। किस किस का इनपुट हाई है? हाई पोटेंशियल है, आउटपुट लो पोटेंशियल है। देख लो अच्छी तरह से, यहां पर -5 है, ये 0 है, 0 हाई है, आउटपुट हाई है और इनपुट लो है, तो ये रिवर्स बायस हो गया। अब यहां पर देख लो, ये -10 वोल्ट और -15, -10 -15 से ज्यादा है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। अब इसको देखो, यहां पर ये इनपुट है और ये आउटपुट है, इनपुट ज्यादा है और आउटपुट कम है, तो ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया, ओके। तो यहां पर देख लो, ये उल्टा डायोड है, यानी कि उल्टा डाल दिया इसको, तो यहां पर इनपुट ये हो गया, आउटपुट ये हो गया। इनपुट कम है, -10 इज लो एंड -5 इज ग्रेटर, तो ये भी रिवर्स बायस हो गया। तो और यहां पर देख लो, ये 2 है और ये ग्राउंड को कनेक्टेड है, ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट, तो 2 ज्यादा है, इनपुट ज्यादा है, आउटपुट कम है, तो ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया। दैट्स इट माय डियर स्टूडेंट्स। हाउ कैन यू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड्स? तो ये दो रॉड्स L1 एंड L2 टी शेप में कनेक्टेड है और इसका सेंटर ऑफ मास मालूम करना है, तो क्या करेंगे? व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला? हमको मालूम है कि सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट m1x1 + m2
x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये है फॉर्मूला इसका, ठीक है। एंड यू शुड ऑल्सो नो दैट मास इज इक्वल टू लेंथ इंटू डेंसिटी, इसका मतलब मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। तो यहां पर जो है ना फर्स्ट केस, इधर इसको हम ओरिजिन ले सकते हैं, इट कैन बी टेकन एज ओरिजिन दैट इज 0,0, और ये इसका लेंथ L1 है, तो x1 के प्लेस में क्या लेंगे, L1 by 2, 0, okay, so this is x2 y2, this is x1 y1, so x center of mass is nothing but m1 x1, x1 is how much here, m1 जो है ये वाला लेंथ, so L1 and m1 is nothing but L1 by 2 divided by plus m2 x2, m2 is how much, m2 is L2 and x2 is how much, 0, तो ये हो गया 0, plus m1 plus m2 is nothing but L1 plus L2, therefore x center of mass is nothing but L1 square divided by 2 into L1 plus L2, okay, so इस तरह हम center of mass मालूम कर सकते हैं by using this formula if the rods have length L1 and L2, that's it। प्यारे दोस्तों, इतना लंबा सॉल्यूशन क्या आप अवॉइड करना चाह रहे हैं? क्या आप पूरा नीट का पेपर 45 मिनट्स के अंदर खत्म करना चाह रहे हैं और आसानी से 120 मार्क्स लाना चाह रहे हैं? तो फिर इस तरह के स्मार्ट मेथड्स को सीखना जरूरी है। अभी देखो कितना लंबा मेथड है, अब इसको हम सिर्फ एक ही एक सेंटेंस में एक एक स्टेप के अंदर सॉल्व करेंगे। अभी देखो टेंशन पूछ रहा ना, इज आस्किंग अस टू फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो इसका टेंशन मालूम करने का सबसे आसान तरीका क्या है, टेंशन इज इक्वल टू रिड्यूस्ड मास इनटू ग्रेविटी sin 60 प्लस sin 30, बस एक ही स्टेप के अंदर उसका टुकड़ा साफ कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले रिड्यूस्ड मास का मतलब प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड सम ऑफ द मासेस, यानी कि 4 into 2 by 4 plus 1, 4 into 1 by 4 plus 1 क्या हो गया, ये 4 by 5 हो गया, इंटू जी का मतलब 10, ओके। सो sin 60 का मतलब क्या है, √3/2, ओके, और sin 30 का मतलब 1/2, 1/2, 2 को कॉमन कर देंगे यहाँ पर, ओके, तो ठीक है। तो 5 1 जा 5 2 जा 2 2 गेट्स कैंसल, तो अभी क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन, 4 into √3 plus 1, 4 into √3 plus 1 हो गया, एक ही सेंटेंस एक ही स्टेप के अंदर। प्यारे दोस्तों, इतना लंबा सॉल्यूशन क्या आप अवॉइड करना चाह रहे हैं? क्या आप पूरा नीट का पेपर 45 मिनट्स के अंदर खत्म करना चाह रहे हैं और आसानी से 120 मार्क्स लाना चाह रहे हैं? तो फिर इस तरह के स्मार्ट मेथड्स को सीखना जरूरी है। अभी देखो कितना लंबा मेथड है, अब इसको हम सिर्फ एक ही एक सेंटेंस में एक एक स्टेप के अंदर सॉल्व करेंगे। अभी देखो टेंशन पूछ रहा ना, इज आस्किंग अस टू फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो इसका टेंशन मालूम करने का सबसे आसान तरीका क्या है, टेंशन इज इक्वल टू रिड्यूस्ड मास इनटू ग्रेविटी sin 60 प्लस sin 30, बस एक ही स्टेप के अंदर उसका टुकड़ा साफ कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले रिड्यूस्ड मास का मतलब प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड सम ऑफ द मासेस, यानी कि 4 into 2 by 4 plus 1, 4 into 1 by 4 plus 1 क्या हो गया, ये 4/5 हो गया, इंटू जी का मतलब 10, ओके। सो sin 60 का मतलब क्या है, √3/2, ओके, और sin 30 का मतलब 1/2, 1/2, 2 को कॉमन कर देंगे यहाँ पर, ओके, तो ठीक है। तो 5 1 जा 5 2 जा 2 2 गेट्स कैंसल, तो अभी क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन, 4 into √3 plus 1, 4 into √3 plus 1 हो गया, एक ही सेंटेंस एक ही स्टेप के अंदर। प्यारे बच्चों, जब कभी भी एक बिगर डिस्क में से स्मॉलर डिस्क निकाल दिए तो सेंटर ऑफ मास जो यहां पर था पहले वो थोड़ा पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये जो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा, कितना शिफ्ट होगा वो मालूम करना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले जो है बड़ा वाला रेडियस R1 है और छोटा वाला रेडियस R2 है, और बड़ा वाला मास जो है ना M1 है, छोटा वाला मास M2 है, छोटे वाले डिस्क का मास बोल रहा हूँ। तो अब ये जो बचा जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कितना है आपका, सो ये डिस्टेंस क्या हो गया, R1 में से R2 को अगर निकाल दिए तो इट इज गोइंग टू बिकम R1 minus R2, ओके ओके। तो अभी ये जो फॉर्मूला यूज करना है अपने, ठीक है। तो ओरिजिन किधर है, यहां पर है ओरिजिन 0,0, ये R1 minus R2, 0, ये इसका कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। और जनरली हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला यूज करेंगे, विच इज नथिंग बट m1 x1 minus m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 minus m2। ये सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूला के अंदर हम प्लस डालेंगे, मगर यहां पर छोटे वाले डिस्क को बाहर निकाल दे रहे ना, तो वी हैव टू सब्सट्रैक्ट देम, तो प्लस जाके माइनस होगा, इतना ही डिफरेंस है बस। और x1 जो है ना, यहां पर जो x1 y1 है, ओके, और ये क्या है x2 और ये y2 है, तो x1 0 हो गया तो उसको उखाड़ फेंक देंगे। और मास ऑफ डिस्क इज नथिंग बट एरिया इनटू डेंसिटी, मास इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इनटू रो, तो इसमें से मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होल स्क्वायर, बस इतना है। पाई और रो जो है ना, डेंसिटी ऑफ ए डिस्क है, वो कांस्टेंट है, तो बस मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस, जहां जहां मास है वहां पर हम रेडियस लेंगे R2 स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर है ना। और x2 क्या है यहां पर, ये वाला x2 विच इज नथिंग बट R1 minus R2 डिवाइड बाई m1 minus m2 का मतलब R1 स्क्वायर minus R2 स्क्वायर, ओके।
तो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू माइनस आर टू स्क्वायर R1 माइनस R2। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो इसमें से हम इसको उखाड़ फेंकेंगे, तो आपका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, एक्स शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट माइनस आर टू स्क्वायर बाई R1 प्लस R2। बस इतना सा फॉर्मूला अगर याद रखेंगे ना, तो शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर द केस ऑफ टू डिस्क you'll find out in just fraction of seconds. That's it. प्यारे बच्चों, हम आपको शॉर्टकट बनाना सिखाएंगे आज इंशाल्लाह। अभी देखो दो डिस्क है जिसका रेडियस R1 एंड R2 है, ओके, और जिसका मास M1 एंड M2 है। देखो ये डिस्क है ना, डिस्क का मतलब क्या, मास इज इक्वल टू एरिया इंटू डेंसिटी। इसका मतलब मास इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू रो, पाई आर स्क्वायर इंटू रो। इससे क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, इससे ये चीज समझ में आ रहा है कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर। अभी हमारा सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्स सेंटर ऑफ मास, इट इज नथिंग बट m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, यही तो फॉर्मूला है ना, बस। और ये जो है, ये जो फर्स्ट पहला वाला डिस्क है उसके पॉइंट जो सेंटर ऑफ मास है वहां पर ओरिजिन ले लिए, जिसको हम x1 y1 डाल देंगे और इसको x2 y2 डाल देंगे। यहां से यहां तक की दूरी क्या है, सेकेंड डिस्क का सेंटर ऑफ मास कितनी दूर पे है, R1 प्लस R2 और कामा 0, ये x2 y2 हो गया। अब इस फॉर्मूला के अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां पर जितने भी मासेस है m के पास r स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे, बस। ठीक है, तो कैसे रिप्लेस करेंगे हम लोग, x सेंटर ऑफ मास, x1 तो 0 हो गया तो ये पार्ट निकाल दो, m2 का मतलब r2 स्क्वायर बिकॉज मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, और x2 का मतलब r1 प्लस r2, और m1 प्लस m2 का मतलब r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ये हो गया आपका शॉर्टकट फॉर्मूला तैयार। इस फॉर्मूला को यूज करके हम सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू डिस्क मालूम कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। प्यारे दोस्तों, हम आपको आज शॉर्टकट फार्मूला बनाना सिखाएंगे। तो अभी देखो यहाँ पर लार्जर स्फीयर है जिसका मास होगा m1, ओके, और ये स्मॉलर स्फीयर है जिसका मास m2 है। अब ये लार्जर स्फीयर में से ये स्मॉलर स्फीयर को हम कट करके बाहर निकाल देंगे, तो जो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था लार्जर स्फीयर का, वो क्या होगा, ये पार्ट हट जाने की वजह से बैलेंसिंग पॉइंट पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। Then this is going to be x shift, center of mass, shift of center of mass towards backwards because of removing of a smaller sphere from a larger sphere. And what is the formula for that? एक तो क्या है, पहला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था बड़े वाले स्फीयर का, it was going to be 0 1 0 0 which is x1 y1, okay? और ये जो बड़े वाले स्फीयर का रेडियस क्या था, r1 था, और जो छोटे वाले स्फीयर का रेडियस क्या है, वो r2 है। तो जो रिमेनिंग स्फीयर, ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये वाला, व्हाट इज दैट डिस्टेंस, ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है r1 माइनस r2, r1 में से r2 को निकाल देंगे तो छोटा वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आएगा r1 माइनस r2 कामा 0, ये होगा x2 y2, ठीक है। तो इट्स गोइंग टू बी व्हाट इज द फार्मूला फॉर शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास फार्मूला में से या बीच में जो प्लस था पहले उसको निकाल के माइनस डाल दो, बिकॉज वी आर रिमूविंग दैट मास। छोटा वाला मास जो m2 है वी आर रिमूविंग, सो इट शुड बी माइनस। That's it. A small difference here. So what is the formula now? You should know that mass is going to be volume into density. Volume is nothing but 4 by 3 pi r cube into rho. So mass is directly proportional to r cube. Okay. So what is the shift of center of mass? X shift is nothing but as mass is directly proportional to r cube. यहाँ पर x1 तो 0 हो गया तो ये पार्ट निकल जाएगा और माइनस m2 के प्लेस में डालेंगे r2 क्यूब because mass is directly proportional to r cube, r2 cube, x2 is nothing but r1 minus r2, r1 minus r2, and m1 minus m2 is nothing but r1 cube minus r2 cube because mass is directly proportional to r cube. So here ये हो गया shift of center of mass का फॉर्मूला। इसको और सिंपलीफाई करके शॉर्टकट बनाएंगे तो माइनस is going to be minus r2 cube, a cube minus b cube का फॉर्मूला क्या है, a minus b into a square plus ab plus b square, okay, it's going to be the formula। और बाजू में क्या है, r1 minus r2 ऊपर है, तो we need to cancel these two, तो इसमें से दो को भी कैंसिल कर देंगे, a cube minus b cube का फॉर्मूला डाल दिए। नेक्स्ट x शिफ्ट is nothing but minus r2 cube divided by r1 square plus r1 r2 plus r2 square, so it's going to be your solution। ये हो गया आपका शॉर्टकट फॉर्मूला, ठीक है। तो जब कभी भी हमको इस तरह का सिचुएशन आए तो जस्ट ये शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपका सिर्फ 5 सेकंड्स के अंदर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।
प्यारे बच्चों, हम आज आपको समझाएंगे बेलास्टिक पेंडुलम के बारे में, जो कि कोलिजन्स का एक टॉपिक है। तो ये जो बेलास्टिक पेंडुलम है ना, ये कहां पर यूज होगा? जब कभी भी हम एक बुलेट को शूट करेंगे तो वो बुलेट जो है ना तेजी से आएगा, तो उसकी स्पीड क्या है, बुलेट की स्पीड मालूम करने के लिए बेलास्टिक पेंडुलम यूज करते हैं। बेलास्टिक पेंडुलम का मतलब क्या है? कोई भी एक वुडन ब्लॉक जो है ना, हम ऊपर से हैंग करेंगे और जो बुलेट बाहर से आ रहा है बहुत तेजी के साथ आएगा और उस ब्लॉक के अंदर घुस जाएगा और फंस जाएगा, और दोनों मिलकर जो है ना ऊपर की तरफ रेज होंगे, तो उनका हाइट h होगा। ठीक है। अगर इसका पेंडुलम का लेंथ L अगर है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए बुलेट? हमको मकसद क्या है, हमारा मकसद क्या है यहाँ पर? वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए बुलेट। सो हाउ डू यू फाइंड आउट दैट वन? तो इसके लिए सबसे पहले इसको हम पोजीशन ए समझेंगे और इसको पोजीशन बी समझेंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल एनर्जी एट ए विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है क्योंकि बॉटम मोस्ट पॉइंट है, मगर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? हाफ इंटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू कॉमन वेलोसिटी होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है ना सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा, बॉडी यहाँ पर आकर रुक जाएगी, यानी कि ब्लॉक और बुलेट दोनों मिलकर यहाँ पर आकर रुक जाएंगे। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, मगर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ओके, इंटू जी इंटू एच। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, वहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो ये दोनों कैंसिल होंगे। ठीक है। तो हमारी कॉमन वेलोसिटी क्या होगी? कॉमन वेलोसिटी 2 जाएगा, तो इट इज गोइंग टू बिकम 2gh अंडर रूट। दिस इज कॉल्ड एज कॉमन वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक along with the bullet inside. Now, और एक क्या चीज है यहाँ पर? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन मतलब क्या? एक बॉडी ऑफ मास m है जिसकी वेलोसिटी u है, वो जाकर टकराएगा ब्लॉक के पर, ब्लॉक से टकराएगा, ब्लॉक का वेलोसिटी जीरो था तो यहाँ पर जीरो। ये सारी चीजें बिफोर कोलिजन। जब कोलिजन हो गया, अंदर चले गया, दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे, दैट मींस स्मॉल m प्लस कैपिटल M इनटू कॉमन वेलोसिटी। ये हो गया इनइलास्टिक कोलिजन का परफेक्ट एग्जांपल। तो अभी कॉमन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? m इंटू यू बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दोनों वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, दोनों भी वेलोसिटी, दोनों को इक्वल करेंगे, 1 विल बी इक्वल टू 2। देन अभी क्या होने वाला है अभी देखो, व्हाट इज हैपनिंग नाउ। So we just write here m into u by small m plus capital M, okay, which is equal to square root of 2g into h। अभी इनिशियल वेलोसिटी u मालूम करना है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट मालूम करने के लिए बाकी की चीजों को ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। स्मॉल m प्लस कैपिटल M by स्मॉल m into root of 2gh। ठीक है। So this is going to be the velocity of a bullet, okay, velocity of a bullet। प्यारे दोस्तों, कोई भी चीज को वर्टिकल सर्कल में घुमाएंगे, अगर एक छोटा सा बॉल ले लो और उसको थ्रेड से कनेक्ट करके इस तरह वर्टिकल सर्कल में घुमाएंगे, तो क्या होगा? व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस? तो नीचे क्या होगा, ऊपर क्या होगा, अभी देख लो। तो नीचे पोजीशन 1 है, ऊपर पोजीशन 2 है। ठीक है। तो लेट अस सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन नाउ। तो नीचे जो है ना, लेट अस इमेजिन वेलोसिटी इज v1 और ऊपर जो वेलोसिटी है वो v2 है। तो यहां पर जो चीजें काम करेंगे, एक तो देखो ऊपर की तरफ टेंशन T1 काम करेगा और नीचे की तरफ जो काम करेगा वो mg होगा, और नीचे की तरफ और एक चीज काम करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। देयर इज, अगर कोई चीज राउंड घूम रही ना, तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, विच इज गिवन बाय, अगर इसका मास m है तो इट्स गोइंग टू बी mv1 स्क्वायर बाय r, क्योंकि रेडियस r है। ठीक है। तो ये चीजें काम करेंगी यहां पर पोजीशन 1 के पास। पोजीशन 2 के पास क्या क्या चीजें काम करेंगे? तो एक तो क्या है, mg काम करेगा नीचे की तरफ, ओके, तो और टेंशन T2 काम करेगा नीचे की तरफ, बिकॉज पोजीशन 2 है, और वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा mv2 स्क्वायर बाय r। ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम हम यूज करेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या करेगा, देखेंगे अभी। Let us see what is going to happen now। फ्री बॉडी डायग्राम क्या कहता है हम देखेंगे। तो पोजीशन 1 के पास क्या होने वाला है, let us see। तो ऊपर की तरफ टेंशन T1 काम करेगा और नीचे की तरफ जो चीजें काम करेंगी वो तो mg प्लस mv1 स्क्वायर बाय r है। ठीक है। तो अभी पोजीशन 2 के पास क्या क्या चीजें काम करने वाली है, अच्छी तरह से देख लो। टेंशन T2 नीचे की तरफ काम करेगा, mg भी नीचे की तरफ काम करेगा, ऊपर की तरफ सिर्फ एक ही एक फोर्स mv2 स्क्वायर बाय r काम करेगा। ओके। तो अगर हम मिनिमम वेलोसिटी से घुमाएंगे, समझो एक बैग के अंदर टोमेटोस रख के आप घुमा रहे,
तो जब ऊपर जाएंगे तो टोमेटोज नीचे नहीं गिरेंगे, मगर जब आप स्पीड को इतना कम करेंगे कि टोमेटोज जो है ना नीचे फिसल के गिर जाएंगे। तो फिर समझो मिनिमम टेंशन, अगर टेंशन कम रहा तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है टोमेटोज पे काम नहीं करेगा, वो नीचे गिर जाएंगे। तो मिनिमम फोर्स अगर लगाएंगे तो मिनिमम टेंशन T2 क्या होना चाहिए, ताकि वहां पर जो वेलोसिटी क्या है वो मालूम कर सके हम। मिनिमम टेंशन मतलब टेंशन जीरो होना चाहिए, T2 जीरो होना चाहिए। तो T2 जीरो यहां पर डाल देंगे तो फिर क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नो, तो T2 यहां से हट जाएगा, तो T2 इज गेटिंग कैंसिल फ्रॉम दिस। अभी बचेगा क्या, mg बचेगा, mv2 स्क्वायर बाय r बचेगा, mm गेट्स कैंसिल। सो v2 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर इज इक्वल टू rg। ओके, इसमें से 2 को निकाल दो तो रूट rg हो जाएगा। व्हाट इज द वेलोसिटी एट द टॉपमोस्ट पॉइंट, द वेलोसिटी एट द टॉपमोस्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी रूट rg। ओके, तो यहां पे इसको लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्या होगा हम सोचेंगे। तो अभी बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास क्या क्या चीजें होने वाली है, यहां पर हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट 2। यहां पर जो एनर्जी होगी वहां पर जो एनर्जी होगी सेम होगी। तो नीचे जो है ना पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहां पर हाफ एम वी वन स्क्वायर। ऊपर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी, मगर हाइट कितना है यहां पर, नीचे से ऊपर तक जो हाइट हम ले रहे हैं वो 2r है, क्योंकि डायमीटर को लेना है ना, डायमीटर तो लेना है। तो यहां पर डालेंगे mg इंटू 2r, ठीक है, हाँ टोटल हाइट h के प्लेस में mg, h के प्लेस में 2r डालेंगे, प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर। ऊपर वाला काइनेटिक एनर्जी लेंगे तो नीचे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, ऊपर पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, तो डालिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई विथ 2/1, तो 2/m से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो अगर ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया तो 2/m से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बचेगा, अभी देखो m/2 कैंसिल होगा क्योंकि उसका रिवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बचेगा क्या नीचे की तरफ v1 स्क्वायर बचेगा, और यहां पर mm गेट्स कैंसिल हो जाएगा। तो अभी यहां पर जो चीज बचने वाली है व्हाट इज दैट, तो 2/m से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो यहां पर बचेगा gr। ओके ओके, सो 2 जा 4 आएगा, 4gr बचेगा, ठीक है। तो यहां पर जो 2/m से कैंसिल करेंगे तो m/2 निकल जाएगा, तो बचेगा v2 स्क्वायर, ठीक है। तो हमको नीचे वेलोसिटी मालूम करना है ना, देन व्हाट इज v1 स्क्वायर हियर, सो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, एक तो 4gr कहां से आ रहा हमको, 2/m से इसको मल्टीप्लाई करना, 2/m, तो 2/m से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जा 4 आ रहा, और ये वाला m कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको, दैट्स इट। तो 4gr बचेगा, v2 हमें ऑलरेडी मालूम है rg, तो ये हम v2 के प्लेस में डालेंगे, v2 इज नथिंग बट v2 स्क्वायर इज rg, इसका मतलब v2 का स्क्वायर करेंगे तो rg बचेगा, या gr कुछ भी बोलो, gr rg। तो अभी v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5gr बोलो या 5rg बोलो, कुछ भी बोलो, तो v1 इज गोइंग टू बी रूट 5rg। अगर नीचे वाला वेलोसिटी अगर हम देख रहे हैं तो नीचे वाला वेलोसिटी अगर रूट gr है, ओके, और ऊपर वाला रूट gr है, तो नीचे वाला क्या होगा, रूट 5gr होगा। ये छोटा सा डेरिवेशन फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है वर्टिकल सर्किल के अंदर। प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये एनसीईआरटी के लिए और इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नीट और जेई वालों के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अभी देखो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छी तरह से देख लो। कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी बॉडी को हम ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो वो बॉडी जो है ना नीचे तक आएगी, तो हर स्टेज के पास एनर्जी सेम है, इसको हमें प्रूव करना है। अभी सबसे पहले जो है ना बॉडी यहां पर ड्रॉप करे पोजीशन ये के पास, तो पोजीशन ये के पास वेलोसिटी एट ये इज इनिशियल वेलोसिटी व्हिच इज इक्वल टू 0। हम यहां से ड्रॉप कर रहे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, ठीक है। और यहां पर पोजीशन बी के पास यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, इट इज गोइंग टू बी x, ओके। और नीचे वाला डिस्टेंस क्या हो गया, अगर इफ यू कंसीडर द टोटल हाइट एज h, तो जो बचा डिस्टेंस है वो क्या हो गया, h माइनस x हो गया, बिकॉज दिस इज x मींस दिस इज h माइनस x, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर। अब यहां पर वेलोसिटी क्या है और यहां पर वेलोसिटी क्या है, अच्छी तरह से देख लो। तो ऊपर से जब उतर रहे हैं हम, तो ऊपर वाला जो पॉइंट है यहां से यहां तक x लेंगे और नीचे जो रिमेनिंग पार्ट है वो h माइनस x लेंगे। तो देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, तो यहां पर हम फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा वाला, वी यूज द फार्मूला व्हिच इज कॉल्ड एज काइनेमेटिक्स का फार्मूला यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2gh, क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ आ रही तो एक्सेलरेशन प्लस g हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 0, तो ये पार्ट जो है ना उड़ गया, तो ये कैपिटल V जो है ना फाइनल वेलोसिटी इसको बोलेंगे vb स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2gh,
ओके और h के प्लेस में कौन सा डिस्टेंस लेंगे, ये वाला डिस्टेंस लेंगे, तो h विल बिकम x, सो दिस इज गोइंग टू बी x हियर। अब यहां पर वेलोसिटी क्या है, यहां पर भी काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज करेंगे प्लस 2gh, और यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये उड़ जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी इज वेलोसिटी v स्क्वायर, और टोटल हाइट जो है ना ऊपर से नीचे तक h है, वी आर गोइंग टू कंसीडर दिस एज 2gh ओनली। So we got velocity at B, we got velocity at C. Now, what is the potential energy at C? So total energy यहाँ पर अगर ये पोजीशन के पास लेंगे तो क्या होगा? What is going to happen here? तो पोजीशन ये के पास potential energy at A is going to become mg into total height. नीचे से ऊपर तक का हाइट लेना है हमको mgh. तो काइनेटिक एनर्जी एट ये क्या हो गया, which is nothing but half mv va square. Okay, तो va square which is going to be zero because initial velocity zero है उधर, ठीक है। तो यहां पर टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों ऐड करना है। पोटेंशियल एनर्जी mgh है और काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो डालने की जरूरत ही नहीं है, तो ठीक है। तो टोटल एनर्जी एट ये क्या हो गया, mgh। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट केस वेयर वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन एट बी। बी के पास क्या होने वाला है, तो एक तो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट बी विल बिकम mg into h minus x, क्योंकि नीचे से मेजर करना है हाइट पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और जब काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं तो ऊपर से मेजर करना है डिस्टेंस। ये पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं तो नीचे से मेजर करना, क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे गिर रहा है ना, तो ऊपर से मेजर करना है तो इसलिए x लेंगे, ऊपर से मेजर करना है तो टोटल हाइट नीचे की तरफ h लेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी mg into h minus x ये वाला। देन व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट b इज इक्वल टू हाफ m vb स्क्वायर, और vb क्या है यहाँ पर, vb इज गोइंग टू बिकम 2gx, तो हाफ m into 2gx, ठीक है। तो हाफ ऑफ गेट्स कैंसल, व्हाट यू आर गोइंग गेट mgx, तो काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या हो गया, mgx, ठीक है। तो देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉर टोटल एनर्जी, अभी टोटल एनर्जी क्या होने वाली है, सो टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू एक तो पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे mgh माइनस mgx प्लस इसको ऐड करेंगे और एक mgx हो गया, तो माइनस mgx प्लस mgx गेट्स कैंसल, so total energy at B is going to become again mgh, ठीक है। तो ये वाला mgh। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज गोइंग टू हैपन एट C। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन एट C, C के पास क्या होगा, C के पास पोटेंशियल एनर्जी एट C इज गोइंग टू बी mg इनटू हाइट, यहां पर हाइट कुछ भी नहीं है, नीचे से मेजर करें जीरो, सो काइनेटिक एनर्जी एट C इज नथिंग बट हाफ m vc स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, हाफ m vc का मतलब क्या हो गया 2gh, इज गोइंग टू बी 2gh, so 2 gets cancel, kinetic energy at C is going to be mgh, ठीक है। तो अभी टोटल एनर्जी एट C क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी जीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी mgh, तो जीरो तो डालेंगे नहीं, तो टोटल एनर्जी इज गोइंग टू बी mgh। सो इससे हमको क्या प्रूव कर रहे हैं हम, टोटल एनर्जी एट ए भी mgh है, टोटल एनर्जी एट बी भी mgh है, टोटल एनर्जी एट C भी mgh, ठीक है। तो दिस इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, दैट्स इट। प्यारे दोस्तों, ये कोलिजन का कॉन्सेप्ट है, इतना मजेदार और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहां पर देख लो। ऑलरेडी मास m1 जो है ना, इनिशियल वेलोसिटी u1 से आगे बढ़ रहा, और m2 के अंदर वेलोसिटी u2 वो जीरो है, जीरो रेस्ट में है, तो रेस्ट में जो बॉडी है उसको जाकर ये बॉडी धक्का मारेगा, तो बिफोर कोलिजन है, व्हाइल कोलिजन धक्का मारते वक्त, और धक्का मारने के बाद दोनों आगे बढ़ेंगे वेलोसिटी v1 v2 के साथ, इसको आफ्टर कोलिजन बोला जाता है। तो सबसे पहले कोलिजन का इक्वेशन हम लिखेंगे, वी राइट इट एज m1 u1 प्लस ये जीरो हो गया, और दैट्स व्हाई यू नॉट राइट दिस वन, तो यहां पर क्या है m1 v1 प्लस m2 v2, ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन। नेक्स्ट अब इसमें से हम एक काम करेंगे, m1 को अगर कॉमन कर दिए तो u1 माइनस v1 हो गया, तो यहां पर m2 v2, ठीक है। तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा यहां पर, बिकॉज इट इज एन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन के अंदर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टेक्स प्लेस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आल्सो टेक्स प्लेस, काइनेटिक एनर्जी आल्सो कंजर्व्ड हियर। तो हम क्या करेंगे यहां पर, हाफ m1 u1 स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया, इट्स गोइंग टू बी हाफ m2 v1, आई मीन हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से हाफ को उड़ा देंगे, वी विल रिमूव दिस हाफ हियर फ्रॉम दिस, हाफ को निकाल फेंक दिए, और m1 को अगर कॉमन करेंगे तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम ये करेंगे कि 2/1 कर देंगे, तो इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो m1 m1 m2 m2 चले जाएगा, ठीक है। तो और v2 v2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई u1 माइनस v1, m2 m2 भी चले जाएगा, तो v2 यहाँ पर बचेगा, ओके, क्योंकि m2 m2 भी चलेगा, v2 v2 में भी चलेगा, तो फिर ये ही v2 बचेगा यहाँ पर, ओके। तो दिस इज गोइंग टू बी देयर। नाउ इसमें से हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिखेंगे, अभी
we will write like this. This implies that this is u1 plus v1 into u1 minus v1 is equal to v2. Okay, a square minus b square is a plus b into a minus b. That's it. So this is going to be u1 minus v1. Okay, इसमें से और क्या चीजें कैंसिल होने वाली हैं अभी देख लो. This is going to be cancelled. And you will be getting how much? u1 plus v1 is equal to v2. ठीक है, u1 plus v1 is equal to v2. अब हम v2 को ले जाकर यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे. v2 को यहां पर जो है ना, दिस इज लेट अस टेक इट एज इक्वेशन नंबर 3. So what are we going to do now? Substituting 2 in 1. Okay, then let us see what is going to happen now. इसको ले आकर यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. So substituting 2 in 1 here. So what are we going to get now? m1 u1 is equal to m1 v1 plus m2. Okay, so this is plus m2 and v2 के प्लेस में डालेंगे हम u1 plus v1. m2 के बाजू में v2 के प्लेस में u1 plus v1 डालेंगे, यानी कि m1 u1 होगा, फिर प्लस m2 v1 होगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी इसी वक्त, इसको ये जो v1 टर्म है ना, इसको कॉमन कर देंगे. तो फिर क्या होगा ये? सो इट इज गोइंग टू बिकम m1 प्लस m2 कॉमन हो जाएगा, v1 आएगा. ठीक है, तो और क्या होगा, यहां पर जो राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड लिख दिया मैं, और यहां पर जो बचा क्या, m1 u1 है. अब इसको लेफ्ट साइड भेजेंगे तो फिर क्या होगा, m2 u1. ठीक है, ओके, m1 u1 माइनस m2 u2. तो हम इसको u1 को कॉमन कर सकते हैं, यानी कि m1 माइनस m2 इंटू u1. ओके, सो अभी v1 हमारे पास क्या आएगा, अभी देख लो अच्छी तरह से. व्हाट इज दैट v1 यू आर गोइंग गेट, लेट अस सी. ओके, so therefore v1 will become m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into v1. So we got the value of v1 m1 minus m2 by m1 plus m2 into ये u1. This is going to be u1. So therefore we got final velocity v1. ठीक है, we got final velocity v1. अभी अब क्या करेंगे नेक्स्ट, हम इसी इक्वेशन में से v1 को अलग करेंगे. दैट इज v1 इज इक्वल टू v2 माइनस u1. ओके, u1 को उस तरफ भेजेंगे, v1 इज इक्वल टू v2 माइनस u1. ओके, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लो. सब्स्टिट्यूटिंग 4 इन 1 अगेन. सो इसको ले जाकर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे. कौन से वाले, ये जो व्हाइट वाला इक्वेशन है, इसको ले जाकर इसको ये वाले को. ठीक है, so whatever you're getting this one, you will substitute this here. Then finally what are you going to get now? Finally आपको v2 आएगा. इस तरह सब्स्टिट्यूट करने से फाइनली आपको v2 आएगा, सेम एज यू हैव सब्स्टिट्यूटेड हियर. तो इसको लेकर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, लेट अस सी. ओके, तो अभी v1 क्या है यहां पर देख लो. सो गेटिंग m1 u1 m1 v1, v1 के प्लेस में v2 माइनस m1 v1 के प्लेस में u1 प्लस m2 v2. ठीक है, तो v2 के टर्म्स जो है ना, यहां पर अच्छी तरह से देख लो. v2 के टर्म्स को अगर कॉमन करेंगे तो व्हाट इज गेटिंग नाउ, तो इसको राइट साइड वालों को लेफ्ट साइड लिखेंगे तो गेटिंग m1 प्लस m2 इनटू v2 इज इक्वल टू, इसको राइट साइड भेज देंगे, इसको लेफ्ट साइड भेजेंगे. m1 u1 है, इधर भी m1 u1 ही है, तो 2m1 u1. ठीक है, तो देयरफॉर फाइनली व्हाट इज गेटिंग नाउ, दिस इंप्लाइज दैट फाइनली v2 हो जाएगा 2m1 बाय, इसको नीचे डाल देंगे m1 प्लस m2 और इसको कॉमन कर देंगे तो बाहर आएगा u1. सो देयरफॉर फाइनली व्हाट आर गेटिंग नाउ, v2 आ गया हमको, जिसको हम रेड कलर से मार्क कर देंगे, जो भी हमको चाहिए अभी. तो हमको क्या वाले चाहिए थे, v1 चाहिए था, v1 रेडी हो गया, और v2 चाहिए था, v2 भी रेडी हो गया. सो दिस वे वी कैन फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटीज व्हेन द सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट. ठीक है, दैट्स द सिंपल कॉन्सेप्ट. थैंक यू. प्यारे दोस्तों, वर्क एनर्जी थ्योरम सिर्फ 2 सेकंड के अंदर हम समझाएंगे. कोई भी बॉल है, उसको हमने फोर्स लगाकर धक्का मार दिया, ऑलरेडी उसके अंदर थोड़ी स्पीड थी, जैसे कि फुटबॉल ऑलरेडी जा रहा है, उसको पैर से और मार दिया तो आगे उसकी स्पीड और बढ़ जाए, और ये जो है ना यहां से यहां तक पहुंच गया, थोड़ा डिस्टेंस भी ट्रैवल हो गया. ओके, देन व्हाट इज गोइंग टू बी वर्क एनर्जी थ्योरम. यहां पर क्या करेंगे हम, सिंपल में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विथ हाफ m. ओके, हाफ m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हाफ m v स्क्वायर हाफ m u स्क्वायर हाफ m इंटू 2as. ठीक है, ओके, गोइंग टू हैपन नाउ. तो ये हाफ और 2 चलेगा, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है, ये फाइनल वेलोसिटी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू
यहां पर क्या है, यम ए को अलग कर दो और यस को अलग कर दो, ठीक है। यम इंटू ए इज गोइंग टू बी फोर्स एंड यस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर ये वाला हो गया वर्क विच इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसको बोलेंगे हम वर्क एनर्जी थ्योरम। दैट्स इट, थोड़ा सा मैटर ऐड कर दो, मार्क्स आ जाएंगे। इस तरह के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है मालूम करना है। तो इसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मालूम करने के लिए सबसे पहले ये सिस्टम का एक्सेलरेशन हमको मालूम है ऑलरेडी, मालूम भी होना चाहिए कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इनटू g, ये तो आपको मालूम है इसका फॉर्मूला, ठीक है। हाँ? अब इसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किस तरह मालूम करेंगे। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का जनरल फॉर्मूला क्या है, ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का m1 a1 प्लस m2 a2 बाई m1 प्लस m2, ओके। यहां पर ये हेवियर बॉडी जो है नीचे जाएगा विच इज प्लस ये, और ये लाइटर बॉडी ऊपर जाएगा इसका माइनस ये, ठीक है। तो m2 का जो ये है ना वो माइनस होगा, तो हमें कुछ करना नहीं है, बस इन चीजों को रिप्लेस करना है, इन दोनों को हटाकर सिर्फ यहां पर m1 ये तो प्लस है नीचे जा रहा, और m2 ये ऊपर जा रहा, तो माइनस लेना पड़ेगा, तो यहां पर माइनस m2 ये, बस इतना सा काम करेंगे आप। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू ये वाला एक्सेलरेशन बाजू में आ जाएगा, ओके। तो ये होगा इक्वेशन 1, ये होगा इक्वेशन 2, ठीक है। अब इस वाले एक्सेलरेशन को लाकर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। So what are you going to do? Substituting 1 in 2 gives you acceleration of the center of mass of the whole system. So therefore acceleration of center of mass will become m1 minus m2 by m1 plus m2 into ये acceleration के प्लेस में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे which is m1 minus m2 by m1 plus m2 into g। तो ये वाला दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर होगा आंसर। अभी क्या करेंगे, so therefore acceleration of center of mass is nothing but m1 minus m2 by m1 plus m2 whole square into g। This is going to be your solution। ये होगा आपका फाइनल सॉल्यूशन, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस टाइप ऑफ एटवुड्स मशीन बोलते हैं इसको। दैट्स इट, थैंक यू। अरे दोस्तों, ये लेटेस्ट जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अब यहां पर देखो, इज आस्किंग अस टू फाइंड आउट व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एन एक्सिस टेंजेंशियली। तो ये एक्सिस टेंजेंट बना रहा, तो ये क्या है, अलोंग द डायमीटर है, ओके, अलोंग द डायमीटर बट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, अलोंग द डायमीटर फॉर ए रिंग, ये क्या है, सर्कुलर रिंग है, इट्स नॉट ए डिस्क, ये रिंग है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, अलोंग द डायमीटर मतलब अगर ये है, इसका रेडियस ये है, तो फिर इट इज गोइंग टू बिकम ma स्क्वायर बाई 2, ओके, ma स्क्वायर बाई 2। और अलोंग विद सम अदर एक्सिस क्या करेंगे, यहां पर इट इज गोइंग टू बी ig प्लस ma स्क्वायर, क्योंकि ये है ना, तो ig प्लस ma स्क्वायर। तो ऑलरेडी ig कितना है, m by 2 a स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर। So this is going to be how much? 3 by 2 ma square, okay? मगर यहां पर क्या बोल रहा, r is taken as the diameter बोल रहा, and you have to write the answer in terms of r। इसका मतलब what is ये is becoming r by 2, यानी कि diameter का आधा। r is not a radius, r is a diameter, just confuse करने के लिए दिया, इस तरह confuse कर रहा बच्चों, okay? तो we write this as 3 by 2 m r by 2 whole square, that means r square by 4। It is going to become 3 by 8 mr square is your answer, 3 by 8 पहला वाला, that's it। आइए प्यारे बच्चों, हम आपको शॉर्टकट बनाना सिखाएंगे इंशाल्लाह। अभी देखो थ्री हैलोस्फीयर्स हमने ले लिया है, ये तीनों के तीनों हैलोस्फीयर्स है। इसका कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ एक लाइन में मालूम करेंगे, सिर्फ एक लाइन के अंदर। सबसे पहले देखो, यहां पर जो एक्सिस पास हो रहा है वो कहां से जा रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जा रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया IG। और ये क्या है, टेंजेंशियली जा रहा, ये तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, टेंजेंशियली जा रहा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, इट इज गोइंग टू बी IG प्लस mr स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और ये भी IG प्लस mr स्क्वायर, ठीक है। अब ये तीनों को ऐड करके एक शॉर्टकट फार्मूला बन जाएगा आपको, IG प्लस IG क्या हो गया, 3IG, और mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर क्या हो गया, 2mr स्क्वायर। फार्मूला तैयार हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो यहां पर आई नेट क्या होगा आपका, 3 इंटू, अगर ये हैलोस्फीयर है तो क्या करेंगे, 2 by 3 mr स्क्वायर डालेंगे। अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो 2 by 5 mr स्क्वायर डालेंगे, बस इतना ही। और बाकी का सेम टू सेम 2 mr स्क्वायर, तो 3 कैंसिल, 2 mr स्क्वायर प्लस 2 mr स्क्वायर 4 mr स्क्वायर। कितना टाइम से हो गया, देखो 30 सेकंड्स के प्रॉब्लम को हम सिर्फ 3 सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करे बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके भी शॉर्टकट में सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसा, पहले जिंदगी बदलना चाहते हो तो सोच बदलो, सबसे अलग ढंग से सोचना शुरू कर दो।
अब देखो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम बगैर सॉल्व करेंगे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ये आर आर है, बाजू बाजू में दो भी सीरीज में है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये दोनों मिलाकर 2r। अब जो बीच में जो भी गड़बड़ी खिचड़ी पकड़ी यहां पर, ये 2r से तो ज्यादा होना ही चाहिए था ना, ये तो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है बीच का, इसको तो 2r से ज्यादा होना चाहिए। अब ये ले लो 2r से कम, ये ले लो 2r से कम, ओके, और ये ले लो 2r से कम। बगैर सॉल्व करके अभी सॉल्व हो गया 8r/3। अब इसको सॉल्व करके किस तरह सॉल्व करना है, वो भी शॉर्टकट में आसानी से। सबसे पहली बात क्या है, ये जो बीच वाला है ना, ये कॉम्प्लेक्स ब्रिजस्टोन ब्रिज है, ये बीच वाले को हम निकाल देंगे, इसको निकाल देंगे, ओके। वी विल रिमूव द मिडिल पार्ट, ओके। तो अभी क्या हो गया, 2r 2r, ओके, 2r, ये 2r 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 तीनों के तीनों 2r जो है पैरेलल में है और सेम है। इसका मतलब बीच का जो भी है वो क्या है, इट इज गोइंग टू बी 2r/3। ये तीनों का मिलाकर क्या है सॉल्यूशन, 2r 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 सेम है, पैरेलल है, तो इसका आंसर क्या हो गया 2r/3। ये शॉर्टकट है इसका, ठीक है। तो 2r को 2r/3 से ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 8r/3। समझ में आ रही बात, ये भी शॉर्टकट है। प्यारे बच्चों, सक्सेसफुल लोग कुछ अलग काम नहीं करते, मगर वो लोग हर काम को अलग ढंग से करते हैं ताकि भीड़ की चाल से हटकर अपना रास्ता चुन ले। हम लेंथी क्वेश्चंस को आसान बना देंगे आपके इंशाल्लाह। अभी देखो, ये तो जनरल सॉल्यूशन है जो कि सारे के सारे लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये तो जनरल मेथड है। व्हाट इज द मिनिमम रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज एंड बॉमर सीरीज? मिनिमम वेवलेंथ बोल रहा, मिनिमम वेवलेंथ। तो जनरली हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, चाहे केमिस्ट्री ले लो, फिजिक्स ले लो, मगर इसको हम थोड़ा अलग ढंग से सॉल्व करेंगे। अब ये जो फॉर्मूला हमको मिल रहा है, इसमें से देखो, एक तो 1/∞ है, उसको लेने की जरूरत नहीं, और r कांस्टेंट है, और यहां पर क्या आएगा, n² आएगा, हमेशा n²। यहां पर लैम्बडा मिनिमम, इसका मतलब लैम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। अगर ले लेंगे तो आसान हो गया ना, काम तो आसान हो गया। अभी देखो, रेशियो ऑफ लाइमन टू दैट ऑफ बामर बोल के बोला, तो हम क्या करेंगे, लैम्बडा लाइमन बाय लैम्बडा बामर इज इक्वल टू n लाइमन होल स्क्वायर बाय n बामर होल स्क्वायर बोल के डाल सकते हैं। लाइमन तो क्या होगा, यहां पर 1 होगा, और बामर क्या होगा, 2 होगा, उसका होल स्क्वायर क्या होगा, 1/4 होगा, विच इज 0.15 0.25। तो हमको अलग ढंग से करना है ताकि आप अपना टाइम सेव कर सके। बार बार इतना लंबा फॉर्मूला डालना, फिर इन्फिनिटी डालना, ये तो बकवास है, आपको टाइम वेस्ट करेंगे आप लोग। अगर आप रिपीटर है, समझदार है, तो आप भीड़ की चाल मत चलो, कुछ अलग ढंग से करो। थैंक यू। प्यारे बच्चों, सब लोग रोटेटरी मोशन से बहुत ज्यादा डरते हैं, मगर अब आपसे फिजिक्स डरेगा, क्योंकि आपका सॉल्व करने का तरीका बड़ा कसाईनुमा हो जाएगा। क्योंकि हम ऐसे शॉर्टकट बताएंगे कि आपका बहुत सारा टाइम से होगा। 30 सेकंड्स के प्रॉब्लम को आप 3 सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। यहां पर एक हैलो सिलेंडर है और इसके अंदर से एक मास जो है ना हैंग कर रहा है, ओके। और मास ऑफ ए सिलेंडर कितना है, मास ऑफ ए सिलेंडर m है, और मास ऑफ ए ब्लॉक भी m है। अब पूछ रहा क्या, हमको एक्सेलरेशन पूछ रहा। ये हो गया आपका जनरल मेथड जो कि आपका 30 सेकंड तो खा जाएगा आराम से। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अपोजिट फोर्सेस बाय नेट मास, ओके। अपोजिट फोर्सेस मतलब क्या है, यहां पर एक ही फोर्स काम कर रहा, इसलिए mg लेंगे। इसके ऊपर कोई और एक मास तो नहीं है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा, तो इसलिए हम वो लेंगे तो नहीं। तो हम क्या करेंगे, mg - 0 डिवाइडेड बाय नेट मास, मास ऑफ ए ब्लॉक प्लस मास ऑफ ए सिलेंडर, दैट्स इट। तो ये क्या हो गया, 2m। तो mm चले गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g/2। सॉल्यूशन तैयार है। क्यों खामखा रिस्क लेंगे, रिस्क नहीं तो रिक्स तो लेंगे आप। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है जिसके अंदर दो मासेस है, m1 m2, बीच में एक रॉड है जिसका लेंथ l है, और एग्जैक्टली मिडिल से जो है ना एक एक्सिस पास हो रहा है, दिस इज एन एक्सिस। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करने के लिए क्या करेंगे आप लोग कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करेंगे। कितना लेंथी प्रोसेस है मालूम आपको, बहुत टाइम वेस्ट होगा। एक सिंगल स्टेप मेथड है आपको। जब कभी भी डबल मासेस का केसेस आएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करने के लिए रिड्यूस्ड मास इनटू l², बस रिड्यूस्ड मास इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। असल रिड्यूस्ड मास का मतलब क्या है मालूम आप लोगों को, इट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ द मासेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ द मास इनटू l²। इतना आसान है, ठीक है, दैट्स इट। प्यारे दोस्तों, ये रे ऑप्टिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहां पर हम जानेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले ये जो हो गया नॉर्मल रिएक्शन, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी एन इंसिडेंट रे, एंड ये जो है ना रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज कॉल्ड एज एन रिफ्लेक्टेड रे, ओके। सो द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज टेकन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड जो है ना ये वाला एंगल जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो राइट रे गिरा, फिर वापस चले गया,
ठीक है, एंड एक्चुअली इट हैज टू गो लाइक दिस, इसका रास्ता ये था, मगर वो जो है ना मिरर को लगने के बाद रिफ्लेक्ट होकर चले गया। तो अपने रास्ते से कितना एंगल भटक गया वो, हाउ मच एंगल इट हैज बीन डिविएटेड फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ, दैट इज द क्वेश्चन हियर। तो अभी क्या करेंगे हम, ये हो गया आपका डिविएशन, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिविएशन। ओके, तो अब ये देखो अच्छी तरह से आप लोग, ये सारा का सारा जो एंगल है ना, व्हाट इज दिस एंगल गोइंग टू बी, इट्स गोइंग टू बी नाउ एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल डेल्टा इज गोइंग टू बी 180 डिग्रीज। ये पूरे के पूरे एंगल्स बिना के जो है 180 डिग्रीज है, ठीक है। देन व्हाट इज डेल्टा हियर, डेल्टा इज नथिंग बट 180 माइनस आई प्लस आर। ओके, ये जो आई प्लस आर है वो राइट साइड चले जाएगा, मगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम है, दे आर गोइंग टू बी सेम। देन वी कैन राइट डिविएशन एज 180 माइनस 2i बिकॉज i इज इक्वल टू r, सो i के प्लेस में भी i, r के प्लेस में भी i, सो 180 माइनस 2i। ओके, तो ये हो गया आपका शॉर्टकट फॉर्मूला, ताकि आप लोग क्या कर सके, यू कैन फाइंड आउट डिविएशन व्हेन यू नो जस्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको मालूम है तो आप डिविएशन मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्रीज, then what is going to be the deviation? It is nothing but deviation is 180 minus 2 into i. Okay, 2 into i क्या हो गया, it is going to be 120, so angle is going to be 60 degrees. Angle of deviation क्या हो गया, is going to be 60 degrees. Okay, understood what I am saying now? My dear students, आज हम आपको सिखाएंगे deviation because of two mirrors in the chapter called as ray optics. तो यहां पर जो है ना दो मिरर्स हम ले लिए। Okay, so when you take these two mirrors, a light ray enters from one side. एक लाइट रे जो है ना यहां से एंटर होगा, पहली मर्तबा रिफ्लेक्ट होगा पहले वाले मिरर से, फिर दूसरे वाले मिरर को टच होगा, फिर इस तरह वापस चले जाएगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज डिविएशन। तो डबल रिफ्लेक्शन हो रहा है डबल मिरर से। यहां पर डिविएशन किस तरह मालूम करेंगे, सबसे पहले यहां से एंटर हो रहा, फिर यहां से बाहर निकल रहा। तो डिविएशन मालूम करने के लिए क्या करेंगे, इट इज एंटरिंग फ्रॉम हियर एंड इजेक्टिंग फ्रॉम हियर, सो दिस इज गोइंग टू बी डिविएशन। ओके, तो इसका हम कैसे मालूम करेंगे डिविएशन। तो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर, द नेक्स्ट थिंग इज हियर दिस इज गोइंग टू बी अल्फा, दिस इज गोइंग टू बी अल्फा एंड दिस इज गोइंग टू बी अल्फा डैश, दिस इज गोइंग टू बी बीटा, दिस इज गोइंग टू बी बीटा एंड दिस इज गोइंग टू बी बीटा डैश। अब ये अल्फा अल्फा सेम क्यों है और बीटा बीटा सेम क्यों है, ये इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे। तो इसको समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सोचेंगे। यहां पर ये लाइट रे एंटर हो रहा और रिफ्लेक्ट होकर वापस चले जा रहा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दिस इज अ मिरर, सो मिरर से जो एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड एज ग्लैंसिंग एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे ये वाला है ना, इससे भी जो एंगल बनाएगा ये भी ग्लैंसिंग एंगल। ये दोनों एंगल्स सेम होंगे, इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल, these two are called as glancing incidence and glancing reflection. These two will be same, ये दोनों सेम रहेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट बेस पर यहां पर हम बोल सकते हैं अल्फा अल्फा इज सेम एंड बीटा बीटा इज गोइंग टू बी सेम हियर। ओके, सो यहां से डिविएशन, तो इसको हम समझेंगे एक्सटीरियर एंगल, इज गोइंग टू बी एन एक्सटीरियर एंगल हियर। ओके, सो इफ दिस इज अ कंप्लीट पिक्चर और अ डायग्राम, नाउ हाउ टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट इन सुपर सिंपल वे। ओके, तो यहां पर देखो, सबसे पहले ये वाला ये स्ट्रेट लाइन है ना, so alpha plus alpha is 2 alpha and this is alpha dash which is going to be 180. That means alpha dash is 180 minus 2 alpha. Okay, तो यहां पर beta plus beta 2 beta plus beta dash is going to be 180. So therefore beta dash is 180 minus 2 beta. Okay, so beta dash alpha dash आ गया हमको। So this is going to be an exterior angle. What is this? This is going to be an exterior angle. Okay, so what is this exterior angle? Exterior angle is equal to sum of interior opposite angles. इसका मतलब this is an exterior angle, ये दोनों interior opposite angles है, ये that is going to be same here. Exterior angle is equal to sum of interior opposite angles डाल दिया हम लोग। Okay, so therefore exterior angle is how much? Alpha dash का मतलब we have to write 180 minus 2 alpha and beta dash is nothing but 180 minus 2 beta. So exterior angle क्या हो गया 360, ये दोनों ऐड करेंगे 360 और माइनस कॉमन करके 2 कॉमन कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा। ओके, एंड इधर एंगल सम प्रॉपर्टी होगा इस ट्रायंगल के अंदर। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या, इज गोइंग टू बी अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा इज गोइंग टू बी 180 डिग्रीज। ओके, तो ये दोनों क्या होगा, इज गोइंग टू बी 180 डिग्रीज। ओके, तो देयरफॉर
alpha plus beta can be taken as 180 minus theta. Okay, तो 180 minus theta, alpha plus beta के प्लेस में 180 minus theta डाल सकते हैं. Exterior angle is equal to 360 minus 2 into alpha plus beta के प्लेस में 180 minus theta. So E is equal to 360 minus 360 minus of minus is plus 2 theta. Okay, so 360 gets cancelled. The next thing what you are going to get is E is equal to 2 theta. Exterior angle हमेशा जो है ना ये angle इसका double होगा. Exterior angle will always double of this one. But you need to find out what is the deviation. हमको करना क्या है? You have to find out what is going to be the deviation. For that the simple technique you have to find out here is, तो deviation मालूम करने के लिए क्या करेंगे? Deviation मालूम करें ना? तो deviation is nothing but, इसको अगर मालूम करना है तो total angle कितना हो गया? 360 हो गया. So total angle 360 में से अगर E निकाल दिए तो it's going to be deviation. So therefore deviation is equal to 360 minus E. E का मतलब 2 theta. That's it. So this is going to be your final deviation. That is deviation is nothing but 360 minus 2 theta. इसको we can also write 360 minus 2 theta को क्या लिख सकते हैं? 2 pi minus 2 theta, which is nothing but 2 into pi minus theta भी लिख सकते हैं because pi is 180. That's it. प्यारे दोस्तों, रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. अगर वॉच 325 बता रहा है तो फिर मिरर के अंदर उसका टाइम कितना बताएगा? व्हाट इज द टाइम इनसाइड द मिरर इफ द वॉच शोज 325? फॉर दैट सिंपल मेथड क्या है मालूम आप लोगों को? 12 घंटे है ना, 12 आवर्स. सो 12 आवर्स को हम क्या कर सकते हैं? 11 आवर्स 60 मिनट्स लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट इधर ऐड हो जाए तो 12 हो जाएगा. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 12 आई एम गोइंग टू राइट 1160 हियर एंड आई हैव टू सब्सट्रैक्ट दिस वैल्यू. ये वाला वैल्यू वहां पे सब्सट्रैक्ट कर देंगे. आई एम जस्ट राइटिंग 325. 1160 में से 325 अगर निकाल देंगे ना तो ये वाला टाइम आ जाएगा, मिरर के अंदर का टाइम आ जाएगा. तो गेटिंग हाउ मच? दिस हियर गेटिंग 35 और 11 में से अगर 3 निकाल दिए इज गेटिंग हाउ मच? 8. सो आपका टाइम हो जाएगा 8:35 इनसाइड द मिरर. दैट्स इट.